न्यूज 24 टुडेज चाणक्य की इस खास पेशकश में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं सुकेश रंजन और मेरे साथ जो मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं वो भी आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तुहिन सिन्हा बीजेपी से हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस से हैं, जूही बिस्वास टीएमसी से हैं, शांतनु गुहा सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रोफेसर बद्री नारायण पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। वोटिंग बस खत्म होने वाली है बंगाल में आखिरी चरण की और आखिरी वोट पड़ते ही न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर आपको महा एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखने लगेंगे और टुडेज चाणक्य न्यूज 24 की तरफ से विश्लेषण भी। शांतनु जी, आपका क्या है, आपका क्या दावा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बंगाल में क्या होने जा रहा है? भाई मैं तो कोई आई एम नॉट अ सूटसेयर, तो मैं इतना कह नहीं सकता, लेकिन एक बड़ा चेंज आएगा। बीजेपी अपना सीट काफी बड़ा लेगा। द पार्टी विल बी एबल टू मेक डीप इनरोड्स इनटू बंगाल। इसके बारे में कोई दुविधा नहीं है। दूसरा, ममता बनर्जी की पार्टी की अगर बात कही जाए, जो पिछले 2 टर्म से वो पावर में हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी को कैसे वो रोके। उन्होंने काफी सारा कोशिश भी किया है, लेफ्ट वाले पार्टी ने भी कोशिश किया है, लेकिन एक वेव जैसा मैंने देखा है। मैंने भी बंगाल के इलेक्शन कवर किया है और जितना मैंने देखा, एक वेव स्पेशली इन द रूरल एरियाज, इस वेव को काफी स्ट्रांग मुझे दिखता हुआ लगा। बीजेपी का वेव कह रहे हैं आप? बीजेपी का लहर? मैं बीजेपी का वेव कह रहा हूं, मैं टीएमसी का वेव नहीं कह रहा। नंबर 1। नंबर 2, लास्ट जो 2 फेजेस के इलेक्शन हुए हैं, जैसे आज जो वोटिंग हो रहा है, दिस 2 फेजेस, कोरोना का खबर का इंपैक्ट थोड़ा इस इलेक्शन में ये 2 फेजेस में पड़ेगा। इसमें टीएमसी को थोड़ा बढ़त जरूर मिलेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी क्या रीजन है कि ये जो कोरोना की वजह से आखिरी 2 चरण में असर पड़ेगा? देखिए, अक्रॉस द नेशन एक इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि द बीजेपी हैज नॉट हैंडल द कोरोना इश्यू वेरी वेल। ओके, इसको और बढ़िया ढंग से इसको हैंडल करना चाहिए था। इट्स अ जनरल इंप्रेशन, सबके माइंड में है। ओके, वो भले ही बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी बोले, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंप्रेशन एक चला गया देश के लोगों के माइंड में कि बीजेपी ने इसको ठीक से हैंडल किया नहीं है। ओके, तो इसका इंपैक्ट जरूर ये लास्ट 2 फेजेस जो है इस पे पड़ेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल आई थिंक मैं बीजेपी को आगे इसीलिए रखूंगा क्योंकि इस पार्टी के अंदर जो एक डिसग्रंटेड एलिमेंट है बंगाल में, जो रूरल बेल्ट में है, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो तृणमूल का बेनिफिट्स उतना ज्यादा मिल नहीं रहा उनको, ये लोग स्विच कर गए हैं और काफी सारे नेता लोग जो तृणमूल छोड़ के बीजेपी को गए हैं, उनका भी एक साइजेबल इंपैक्ट इस इलेक्शन में देखा जाएगा। ओके, सो आई विल कीप बीजेपी अहेड इन दिस एंड इवेंचुअली आपका तो वो एनालिसिस हो रहा है, चाणक्य आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो अब चाणक्य आपको बताएगा। लेकिन पत्रकार होने के नाते आई विल ट्राई एंड की आई विल कीप बीजेपी अ लिटिल अहेड इन दिस बिकॉज द पार्टी हैज डन एंड मेड सिग्निफिकेंट गेन्स इन अ लार्ज एरियाज ऑफ बंगाल। ये लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। कम से कम आपने बीजेपी को आगे रखा, यू स्टक योर नेक आउट, क्योंकि बहुत सारे जो पंडित हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ तो जाहिर है ये मानते हैं कि बीजेपी जीत रही है, कुछ कह रहे हैं कि टीएमसी अपना किला बचा लेगी, लेकिन सुबह ज्यादातर जिनसे मैंने बात की वो कंफ्यूज्ड है। वो कह रहे हैं बहुत कांटे की टक्कर है इस बार। और इस बार सुकेश, क्या आपको भी ऐसा लगता है? इज इट डिफिकल्ट टू कॉल? इज इट डिफिकल्ट टू कॉल? यस इट इज। मतलब खेला होवे की खेला शेष। हाँ, इसके तो बीच में जितनी भी एजेंसियां ये एग्जिट पोल कर रही हैं, सब बहुत तलवार की धार पे चल रही होंगी। उनके लिए बड़ा टफ टास्क है ये इस बार। ठीक कहा शांतनु दा ने कि बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है ये। बीजेपी गेनर है इस चुनाव की, चाहे वो चुनाव जीते या हारे, दे आर द गेनर्स। वो तो 19 में ही तय हो गया था। नहीं, देखिए 19 में तो ठीक है। मैं ये सवाल ये है कि 19 से आगे जाएंगे या 19 पे रुक जाएंगे, सवाल ये। 19 के अगर आगे जाते हैं तो फिर वो जीत जाते हैं। 19 इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव था और ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए चुनाव है। तो दोनों में क्या अंतर होगा? अगर ये 19 के आगे चले जाते हैं, अगर वो 40% के उस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, फिर इट्स टू क्लोज ए कॉल। उसके बाद ममता बनर्जी शायद पीछे रह जाए। लेकिन क्या ये चुनाव एक नायक के बिना बीजेपी हार जाएगी या बीजेपी हार के भी ये चुनाव जीत जाएगी? देखिए, बीजेपी ये चुनाव जीत तो गई है। अगर आप देखें 3 सीटों वाली बीजेपी के लिए हम ये कह रहे हैं और तमाम बैठे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, वो चुनाव जीत सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी 3 सीटें थी।
इन 5 सालों में इतना ग्राउंड गेन करना, और ये बीजेपी का जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी जो एक सोच है संघ की और बीजेपी की, उसमें बहुत पहले से, आप चले जाइए 2017, मुझे अच्छे से याद है, मैं गया था उस कार्यकारिणी में, उसमें अमित शाह ने बतौर अध्यक्ष ये बात कही थी। उसके पहले संघ के कई बड़े व्यक्ति जब उनसे आपस में 1-to-1 बात करें तो ये कहते थे कि हमारी उस सोच को बल तब मिलेगा जब हम बंगाल में सरकार बनाते हैं। बंगाल उनके लिए एक बड़ा टची सा स्टेट था जिसमें वो अपना इनरोड बनाना चाहते थे, और उसमें वो सफल हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनल फ्रंटियर एक तरह से कहा जा सकता है ना। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि सरकार नहीं भी बनाए तब भी बीजेपी गेनर है, और बीजेपी अगर सरकार नहीं बनाती है सीटें बहुत बढ़ा लेती है। जाहिर है 3 से कंपेयर किया जाएगा ना उसको, तो कि हम 3 से देखिए यहां पर आ गए। 211 सीटें थी मानक, 211 थी टीएमसी की। अगर वो किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए सरकार बनाती है तो वो सरकार बहुत ही लेम डक सरकार की तरह होगी, और बीजेपी 3 से अगर 100 के आंकड़े को पार करते हुए 120, 115, 130 तक चली जाती है तो वो एक मैसिव गेनर के तौर पे होगी, जिसकी धमक होगी जो अपोजिशन के तौर पे, और शायद जो ये तमाम पार्टियां वहां बीजेपी को रोकना चाहती थी वो उसको रोकने में नाकाम रही। कुछ प्रेडिक्शन करना नहीं, मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं करना चाहूंगा, मैं नेकआउट करने में विश्वास रखता हूं, लेकिन इस बार कुछ हादसों की वजह से मैं बंगाल नहीं जा पाया, क्योंकि मैं खुद नहीं जा पाया हूं, इसलिए मैं कोई खुद ये बात गट फीलिंग क्योंकि इतने अनुभव के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद तो सुकेश ग्राउंड पर बिना जाए भी एक आइडिया मिल जाता है। देखिए बहुत क्लोज कॉल है, इतना मैं कह सकता हूं। मैं बीजेपी को क्लियर कट विनर के तौर पे नहीं देख रहा हूं, और उसी तरीके से मैं टीएमसी को लूजर के तौर पे भी नहीं देख रहा हूं। बंगाल में वो एक शेरनी की तरह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक नायक की कमी क्या बंगाल को खलेगी, बंगाल बीजेपी को, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने कोई नायक नहीं था। शांतनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शांतनु जी, आप तो हाँ बोलिए। आई थिंक सुकेश शायद मेरा ही फॉर्मर कलीग है IBN7 का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शांतनु दा, ठीक पहचाना आपने। नमस्कार। देखिए बंगाल का ना एक यूनिक केस है। हम लोग इतना, मैं खुद ही बंगाली हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं बंगाल का बंगाली नहीं, मैं राजस्थान का बंगाली हूँ। अब प्रॉब्लम ही बंगाल का ये है, बंगाल में सब चीज लोग सीरियसली ले लेते हैं। इलेक्शन हुआ, इलेक्शनिंग हुआ, कैंपेनिंग हुआ, सब कुछ। बंगाल में बीजेपी का दावा क्या था? सोनार बांग्ला, बट दे डिड नॉट क्लैरिफाई व्हाट इज सोनार बांग्ला। ममता बनर्जी ने क्या बोला? अरे একটা ভোটও বিজেপি কে নয়, মা মাটি মানুষ, লড়খেলা হবে। ममता बनर्जी भी क्लियर कट नहीं बोला कि अगर बीजेपी नहीं तो वो क्या करेगी। सो द नैरेटिव वाज नेवर देयर इन दिस इलेक्शन। कोई भी नेता, ये एक पार्टी के दे ऑल वर्कड कलेक्टिवली एज अ पार्टी, दे नेवर वेंट इंडिविजुअली। जो सुकेश ने अभी बोला कि इंडिविजुअल नेता के ऊपर वोट नहीं गया, ये पार्टी के केस में गया है। और बंगाल का देखिए एक बात और भी है, बंगाल में इलेक्शन एनालिसिस करना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, बिकॉज द वोटिंग पैटर्न, द वायलेंस एंड ऑल ऑफ दैट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि लोगों ने कितना वोट दिया। एंड बंगाली वोटर्स are very smart people, and you know they will never tell you which way the party is swinging. आप जहां इशारा कर रहे हैं मैं उसी से आगे ले जा रहा हूं। प्रोफेसर बद्री नारायण भी हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, सुकेश और शांतनु दा दोनों ये कह रहे हैं किसी एक नेता के ऊपर वोट नहीं पड़ने वाला है बंगाल में इस बार, क्योंकि बीजेपी ने सीएम का चेहरा दिया नहीं, और ममता बनर्जी के चेहरे में शायद अब वो दम नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ममता बनर्जी की इमेज जो पुरानी थी वो इतिहास, वो हिस्ट्री हो गई? इस बार व्हील चेयर पर अपने पैर में प्लास्टर बांधकर जो एक नेता प्रचार कर रही थी, उसके नाम पर डिसाइसिव वोट नहीं पड़ेगा। एक ही एनालिसिस है, आप अग्री करते हैं? देखिए, मैं दोनों की बातों से अगर आप इजाजत लें, दे तो आधा लूं ये एक अच्छा तरीका भी होता है कि वो शेरनी थी, लेकिन इस बार शेरनी की तरह वो नहीं है, क्योंकि उसके पांव तो करके उसने जो एक बहुत जो एक एग्रेसिव इमेज है उसको उसने एक इमोशनल इमेज में बदलने की कोशिश की है, और वो भी एक स्ट्रेटेजी है, और वो वर्क भी कर सकता है, वर्क नहीं भी कर सकता है। मैं दोनों ही बात कह सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि ममता इज स्टिल एन आइकॉन फॉर अ सबॉल्टन, एक व्यापक सबॉल्टन कम्युनिटी बंगाल की जो है उसके लिए। लेकिन उस सबॉल्टन में दलित जो है
एक बड़ा दलित, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार की भाषा में देखें कहें तो वो एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन इनफॉर्मल लेबरर्स जो बंगाल में बहुत ज्यादा होते हैं, जो जिसको आप हम ठेले वाले, खोमचे वाले, ये वो छोटे मोटे वो सारे दुकान वाले, उनका एक अभी भी उसका है। लेकिन ये चुनाव सचमुच चेहरों पे नहीं हो रहा है, ये सोशल अलायंस पर हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का बीजेपी के स्ट्रेटजी से देखें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन है। यानी गांव भी अब ओबीसी दलित में बट गए हैं बंगाल के, जो कि पहले नहीं थे लेकिन वो डिस्कोर्स के हिस्सा वैसे नहीं होते थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सोशल अलायंसेस से ये चुनाव बन रहा है, जिसमें फार्मर, क्लास एनालिसिस अगर आप करें, फार्मर, लेबरर, पिजेंस इनका, या फिर अगर आप देखें तो गांव में ओबीसी और दलित जातियों का, माइग्रेंट, नॉन माइग्रेंट का, बंगाली, हिंदी बंगाली क्षेत्र के लोगों का, तो ये बहुत तरह के जो कहते हैं ना बहुआयामी बहुत तरह के समूहों का एक कोलिशन की तरह बीजेपी एक कोलिशन बनाने में सफल हुई है। अगर बीजेपी जीतती है तो उस कोलिशन की जीत होगी जो बीजेपी ने बनाया है। और ममता में वो कोलिशन धीरे धीरे ममता से छिटका है, कमजोर हुआ, ये बात तो सही है। और अगर ममता जाती है तो ये उसका कारण होगा, क्योंकि सोशल अब चेहरे का असर उतना नहीं रह गया, लेकिन सोशल अलायंसेस कमजोर हुए। लेकिन हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं इमोशनल कॉर्ड को टच करना, अगर ये कर गया काम, तो वो शी में कॉन्टेस्ट तो है ही है, बहुत तगड़ी लड़ाई है, कोई भी निकल सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। और बीजेपी, मैं सुकेश जी की बात से सहमत हूं कि बीजेपी जीते या ना जीते, बीजेपी जीती हुई है। यानी वो दरवाजा खटखटा रही है। मैंने आपसे कहा कि दरवाजा खोल दो, अब सत्ता हमारी है। लेकिन अगर नहीं भी आप खोलते हैं तो फाफर देके, धक्का दे करके जाने की स्थिति में है। इतनी शक्ति ओके, तुहिन सिन्हा, दो सवाल आपसे। एक पॉइंट जो शांतनु दा कह रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना से जैसे केंद्र सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने लड़ाई की है, उससे गलत इंप्रेशन गया है आपकी सरकार को लेकर। आपको ये आखिरी 2-3 चरणों में उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले इसी का जवाब दीजिए टुइन, आपको क्या लगता है? देखिए मानव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 15 दिनों में पूरे देश का माहौल जो है वो उसमें निराशा छाई है। और मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा किया कि पहले भी इस विषय को उठाया था। मैं खुद पिछले 2 हफ्तों में, अगर आप मेरी सोशल मीडिया को देखें, तो मैंने एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डाला है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राथमिकता थी कि कैसे लोगों की मदद पहुंचाई जाए, कैसे जान बचाई जाए। तो मैं समझता हूँ निराशा की बात नहीं है, लेकिन लोगों का ध्यान जो है मूल तौर पर राजनीति से अलग हटकर, जो उत्तेजना उनमें पहले थी, 2 हफ्ते पहले तक थी, अब वो डिटैच से हो गए। तो ये एक सच्चाई है, ये यथार्थ है, इसको मतलब कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका जो बुरा असर है हमारे ऊपर पड़ेगा। ये जो है, हो सकता है कि टर्नआउट इसकी वजह से थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन वो भी बहुत आंशिक तौर पर ही टर्नआउट कम हुआ है। और बल्कि हुआ है तो अगर लोगों की जान उससे बच रही तो फायदा ही है। लेकिन अगर लोगों में गुस्सा है तो आपको लगता है इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है? आप ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं गुस्से की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। लोग जो है, लोगों का मन दूसरी ओर है, डिटैच्ड है। वो उनकी प्राथमिकता इस वक्त जो है, कैसे अपनों तक मदद पहुंचाई जाए। जो लेकिन वोट डाल रहे हैं वो तो मन में कुछ लेकर जा रहे होंगे ना टुइन? नहीं, तो अगर निराशा है तो केवल और केवल बंगाल की अगर आप बात करें तो ममता बनर्जी के खिलाफ ही हो सकती है। जो हिंसा का दौर हमने देखा है पिछले, आज से नहीं, खैर हिंसा तो पिछले 40 सालों से बंगाल की राजनीति में देख रहे हैं, लेकिन केवल 1.5 सालों में 150 से ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। ये तथ्य है। तो निराशा जो है स्वाभाविक है। ओके, जूही बिस्वास, टुइन सिन्हा कह रहे हैं बंगाल में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोरोना उतना बड़ा मुद्दा वोटिंग में नहीं बनने वाला है लोगों के लिए। पहले बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, इस बार अभी जो लास्ट 3 फेज का जो चुनाव, एक फेज में निपटाने के बाद ममता बनर्जी ने की थी चुनाव से, इसमें बीजेपी ने अपोज किया। और हम लोगों ने बार बार कहा कि यहाँ पर जो भी चुनाव बचा है वो एक चरण में निपटाया जाए। दूसरी बात तो है, अभी देश में, पूरे देश में सबसे बड़ा जो अभी इश्यूज है वो कोविड है। और बंगाल में भी सबसे ज्यादा अभी जो कोविड फैले हैं, कलकत्ता से लेके अब देखेंगे उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, सारे डिस्ट्रिक्ट में, कोलकाता के आसपास में
सबसे ज्यादा अभी जो लहर है सेकेंड वेव का, वो लोगों को पहले अपने कैसे जान बचाए, अपने जिंदगी कैसे बचाए, अपने परिवार को कैसे बचाए, कैसे राहत मिल सकते हैं, लोगों के मन में अभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप देख ही रहे हैं पूरे देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। अभी देखिए रेमडेसिविर हम लगातार ढूंढ रहे थे हमारे रिलेटिव के लिए, लेकिन लास्ट वीक में वो भर्ती थे, हमारे कजिन भर्ती थे हॉस्पिटल में, रेमडेसिविर नहीं मिला हमको। 3-4 दिन हमने लगातार रेमडेसिविर के लिए हमने मदद मांगी लोगों से, सोशल मीडिया में भी हमको पोस्ट करना पड़ा। आज ऐसे बुरे हाल में पूरा बंगाल को किसने धकेला है? जो ओके एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन सुकेश ब्रेक से पहले इस पर बोलिएगा। तुहिन कह रहे हैं कि अगर लोगों में गुस्सा होगा भी तो उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। जूही कह रही हैं कि गुस्सा है और उसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बंगाल में ये याद रखना पड़ेगा, इस दूसरी लहर का प्रकोप बहुत ज्यादा शुरू में नहीं था, शुरू के फेजेस में नहीं था, ये अभी 10-15 दिन में ही आया है। जब ये पहला फेज आया था मानक, तब भी मैंने कहा था कि ये कोरोना में चाहे जिस सरकार ने जितना भी किया हो, इसका खामियाजा सारी सरकारों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास जो सुविधा पहुंचनी चाहिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो पहले भी नहीं था, 1 साल में हमने तैयार भी नहीं किया। और इस बात से मैं सहमत हूं शांतनु दास से कि ये जो दूसरा वेव आया है, जो बड़ा वेव है, कुछ लोग इसको थर्ड वेव भी कह रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरा अभी जो चल रहा है वो सुनामी है। और दरअसल लोग केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की इमेज एक डूअर वाली इमेज थी और ऐसा लग रहा है कि वो क्रैक कर रहा है, वो छवि टूट रही है। और ऐसे में जब वो बड़े दहाड़ रहे थे बंगाल में जाकर और एक तरफ कोरोना की लहर बढ़ रही थी, तो एक गुस्सा लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति भी है। तो ये कहना कि किसी एक ही दल के खिलाफ जाएगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाएगा, वहां सरकार ममता बनर्जी की है तो उनके खिलाफ जाएगा, नहीं। ये गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों की है। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी उसमें सेंध लगी है, उसमें इरोजन हुआ है, इसमें किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। ओके, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का ये इलेक्शन एनालिसिस जारी रहेगा। आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं, क्योंकि मतदान पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर का खत्म होने वाला है। 6 बजे तक का समय था, उसे थोड़ा बढ़ाया गया है कोरोना की वजह से। और जाहिर है, आपको भी पता है हर चुनाव में क्या होता है, जब वोटिंग करने के लिए जो लोग जाते हैं, पोलिंग बूथ में घुस जाते हैं समय खत्म होने से पहले, उन्हें अपना वोट डालने की परमिशन दी जाती है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़े। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का टाइम थोड़ा सा बढ़ाया है, और इसीलिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है हमारी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के और महा एग्जिट पोल के आंकड़े देखने के लिए। लेकिन और इंतजार नहीं कराएंगे। केरल के, तमिलनाडु के, हम चर्चा बंगाल पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी पहले तमिलनाडु, केरल और बाकी राज्यों की है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां चुनाव हो चुके हैं। वहां चुनाव हो चुके हैं, वहां के आंकड़े आपको पहले मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।